नमस्ते। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संवैधानिक डिजाइन, क्यों और कैसे। अब सिविक्स का ये चैप्टर किसी बोरिंग लॉ बुक जैसा नहीं है। ये असल में एक कहानी है, टकराव से सहयोग तक की। सोचिए, अगर एक क्रिकेट मैच में कोई नियम न हो, कोई अंपायर न हो तो क्या होगा? हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, है ना। कौन जीता कौन हारा पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। और जैसे एक मैच के लिए नियम चाहिए, वैसे ही एक देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। संविधान ही देश का सबसे बड़ा कानून होता है, सुप्रीम लॉ। तो आज की हमारी चर्चा दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष की कहानी से शुरू होगी और हम भारत के संविधान के निर्माण तक का सफर तय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड है दक्षिण अफ्रीका और वहां के अपार्थाइड यानी रंग भेद के संघर्ष के बारे में। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लोगों के साथ सिर्फ उनकी त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव होता था। हाँ, मतलब जो गोरे यूरोपीय शासक थे वो अश्वेत लोगों पर बहुत बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। अश्वेत लोगों को गोरे लोगों के इलाकों में रहने तक की इजाजत नहीं थी। ट्रेनें, बसें, हॉस्पिटल, स्कूल, यहाँ तक कि समुद्र तट भी अलग अलग थे। इसे सेग्रीगेशन कहते हैं। इस भेदभाव की गंभीरता उस चेतावनी वाले साइन बोर्ड से समझी जा सकती है जो हमारी स्लाइड में है। हाँ, उस पर साफ साफ लिखा है कि अगर अश्वेत, भारतीय या दूसरे कलर्ड लोग रात में इन इलाकों में आते हैं तो उन्हें गोली मारी जा सकती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक क्रूर दमनकारी व्यवस्था थी। और इसी व्यवस्था के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई और इसका नतीजा उन्हें अपनी जिंदगी के 28 साल जेल में बिताने पड़े। वो भी कुख्यात रॉबिन आइलैंड जेल में। सालों के संघर्ष के बाद 26 अप्रैल 1994 को एक तरह से चमत्कार हुआ। हाँ, दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ और देश का नया झंडा फहराया गया। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि सत्ता में आने के बाद अश्वेत नेताओं ने बदला लेने के बजाय गोरे लोगों को माफ कर दिया। ये वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, चलो साथ मिलकर एक नया देश बनाते हैं। ये ऐतिहासिक था। जिन लोगों ने दमन किया, मतलब ओप्रेसर्स, और जिन पर दमन हुआ यानी अप्रेस्ड, वो दोनों पार्टियां 2 साल तक एक साथ बैठीं। उन्होंने मिलकर बातचीत की और दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक बनाया। इसी मिलन की वजह से दक्षिण अफ्रीका को रेनबो नेशन कहा गया। मतलब सब रंगों का मिलन। ये दिखाता है कि कैसे दुश्मन भी दोस्त बनकर एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका की कहानी से ये तो साफ है कि संविधान कितना जरूरी है। तो अब समझते हैं कि किसी भी देश को संविधान क्यों चाहिए। इसके 4 मुख्य काम हैं। पहला है भरोसा और तालमेल बनाना, ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। एक देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बिल्कुल। तो संविधान उन सबके बीच भरोसे का एक आधार बनाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह। दूसरा काम है स्पेसिफिकेशंस, यानी सरकार का ढांचा तय करना। मतलब सरकार कैसे बनेगी? हाँ, और देश के लिए बड़े फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी, प्रधानमंत्री, संसद या कोई और? तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण काम है लिमिट्स टू पावर, सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना। ये बहुत जरूरी है। संविधान सरकार को असीमित शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकता है। मतलब ये बताता है कि सरकार क्या नहीं कर सकती। बिल्कुल, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। और चौथा काम है एस्पिरेशंस, एक अच्छे समाज की कल्पना। सही बात है। संविधान सिर्फ नियम ही नहीं बनाता, बल्कि ये एक अच्छे समाज का सपना भी दिखाता है कि हम भविष्य में अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत का संविधान बनाना शायद दक्षिण अफ्रीका से भी ज्यादा मुश्किल काम था। हाँ, इसकी सबसे बड़ी वजह थी भारत का विशाल आकार और यहाँ की विविधता। इतनी भाषाएं, इतने धर्म। उस समय भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। सबसे पहली और दर्दनाक थी बंटवारे का सदमा, पार्टीशन ट्रॉमा। देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये एक भयानक अनुभव था। और दूसरी चुनौती थी प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें। अच्छा हाँ, अंग्रेजों ने जाते जाते 500 से ज्यादा रियासतों के राजाओं को ये छूट दे दी कि वे चाहे तो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या फिर आजाद रहें। इससे देश के भविष्य पर एक अनिश्चितता छा गई थी। इन चुनौतियों के बावजूद भारत के पास एक बहुत बड़ा फायदा था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ नहीं सोचना था। सही कहा। उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान ही ये सोच लिया था कि आजाद भारत कैसा होगा। इसकी नींव तो बहुत पहले रख दी गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य नेताओं ने मिलकर
भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। इसके बाद 1931 के कराची सेशन में कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि आज़ाद भारत में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा। मतलब सभी वयस्कों को वोट देने का हक। हाँ, और आज़ादी और समानता जैसे मूल सिद्धांत होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1928 के ड्राफ्ट से लेकर 1950 के संविधान तक एक स्पष्ट विकास यात्रा थी। बिल्कुल। तो भारत का संविधान किसने लिखा? ये काम किया संविधान सभा ने, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये उन चुने हुए प्रतिनिधियों, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक समूह था जिन्हें संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे और इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। एक जरूरी बात यह है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का भी बंटवारा हुआ। हाँ, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। और इन्हीं लोगों ने मिलकर हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया। बिल्कुल। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया के कई देशों में संविधान बने और असफल हो गए, पर हमारा संविधान 70 साल बाद भी एक चट्टान की तरह खड़ा है। ऐसा क्यों? इसकी वैधता मतलब लेजिटिमेसी के पीछे दो मुख्य कारण हैं। क्या है वो? पहला, रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व। संविधान सभा में भारत के हर धर्म, हर जाति और हर क्षेत्र के लोग शामिल थे। मतलब वो एक तरह से पूरे भारत का इंद्रधनुषी प्रतिबिंब थी। बिल्कुल। और दूसरा कारण था नो लार्ज ऑपोजिशन। कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। अच्छा। किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने कभी भी संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। इस पर एक ब्रॉड कंसेंसस यानी एक व्यापक सहमति थी। और ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है, एन अनयूजुअल अचीवमेंट। हाँ, और इसी ने हमारे संविधान को इतनी मजबूती दी है। तो आज हमने एक लंबा सफर तय किया। हमने समझा कि संविधान किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है। हमने दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष और सहयोग की प्रेरणादायक कहानी देखी। और फिर भारत के संविधान के निर्माण की मुश्किलों और सफलताओं को भी जाना। हमने देखा कि कैसे दूरदर्शिता, व्यापक सहमति और सभी को साथ लेकर चलने की भावना से एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं। संविधान एक अच्छे समाज के आकांक्षाओं का खाका तो पेश करता है, लेकिन उन आकांक्षाओं को हर दिन हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? इस पर जरूर सोचिएगा।